नाउ अब तक जो हमने क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, तो वो फिक्स्ड एंड फ्लैक्सिबल बजट से रिलेटेड थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 तीन ये क्वेश्चंस है जो कि कैश बजट से रिलेटेड है। ओके, तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस तीन दिए गए हैं कैश बजट। क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7 हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो, आपको कैश बजट में ना क्या करना है, सिंपली आपको आपके हेड में फॉर्मेट होना चाहिए। फॉर्मेट क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो अगर आपको ओपनिंग कैश बैलेंस कोई भी पीरियड अगर आपको दिया गया है, क्वेश्चन में आपने देखना है जो पीरियड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको कैश बजट बनाना है। सपोज उन्होंने आपको बोला है जनवरी से लेकर जून तक, जनवरी से लेकर जून तक, इट मीन्स कि 6 मंथ्स के लिए आपको बजट बनाना है। तो आपको ओपनिंग जो मिलेगा पिछले साल का दिसंबर का क्या होना चाहिए, आपके पास ओपनिंग तो होगा ही, आप बजट बना रहे हो तो पिछले साल की एक्चुअल फिगर्स ओपनिंग की होगी ही। उसमें आप ऐड क्या करोगे, उसमें ऐड करोगे आप रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर। जो भी चीज़ें आपको रिसीव हुई है, याद रखना यहाँ हम कैश बजट बना रहे हैं, तो जो हम रिसिप्ट्स लेंगे वो सारी की सारी कैश रिसिप्ट्स लेंगे। ठीक है, कोई भी हम नॉन कैश आइटम्स यहाँ इंक्लूड नहीं करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा जो रेवेन्यू होता है वो आपका रेवेन्यू होता है सेल्स से। ओके, लेकिन आप जो सेल करते हो वो कैश सेल भी करते हैं और साथ ही साथ हम क्रेडिट सेल भी करते हैं। तो क्रेडिट सेल को इसमें इस बजट के अंदर हम कौन सी अमाउंट इंक्लूड करेंगे, जो कैश हमें एक्चुअल रियलाइज हुई है। जो कैश एक्चुअल रियलाइज हुई है, इट मीन्स कि जो कैश सेल होगा वो तो इमीडिएटली यहीं पर आ जाएगा। लेकिन जो क्रेडिट सेल किया है हमने, तो उसको बजट में हम कब कंसिडर करेंगे, जिस दिन वो हमें रियलाइज हुआ। जिस दिन हमने सेल किया उस दिन हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, बिकॉज हमें एक्चुअल रिसिप्ट कैश हमारे पास किस टाइम पर आया। सपोज हमने जनवरी में सेल किया था क्रेडिट सेल, लेकिन उसका पैसा आया जून के अंदर, तो हमारी रिसिप्ट हम कौन से महीने के अंदर दिखाएंगे, जून में, जब मुझे कैश रिसीव हुआ एक्चुअली। ठीक है, तो आपने एक्चुअल रिसिप्ट देखनी है, नॉन कैश आइटम्स नहीं देखने हैं। तो ओपनिंग आ गया आपका, ओपनिंग के बाद आपने रिसिप्ट्स देख लिए। जनरली मेजर रिसिप्ट जो आता है वो आपका सेल से रिलेटेड आता है। उसमें से आप लेस करोगे जो भी आपके पेमेंट्स होंगे, जैसे आप रेंट देते हो, सैलरीज देते हो, टेलीफोन एक्सपेंसेस देते हो, ऑफिस कॉस्ट देते हो, या फिर आपने लोन लिया होगा उस पे इंस्टॉलमेंट्स पे करोगे या इंटरेस्ट पे करोगे, तो ये सारी आपकी पेमेंट्स हो जाती है। तो वो क्वेश्चन वाइज आपकी डिफर कर सकती है पेमेंट। तो ये तो जस्ट मैंने क्या किया है, आपको एग्जाम्पल्स बताया है। तो ये लेस करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा, क्लोजिंग कैश बैलेंस मिलेगा। तो बस यही सिंपल सा फॉर्मेट है जो हमें ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चंस में आपको बोरिंग से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि आपको मिनिमम इतना क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है, अगर इतना नहीं है तो आपको बोरोइंग्स करने होंगे। तो बोरोइंग्स भी क्या है, बोरोइंग्स में हमें कैश मिलता है तो वो हमारे लिए रिसिप्ट आ जाता है। तो बोरोइंग्स को हम रिसीव्ड यानी कि पॉजिटिव साइड दिखाएंगे, ऐड करेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 5। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, लेकिन एक बार फ्रेश क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक बार और कंसेप्ट को क्लियर करा दिया। ओके, तो अब दिया गया है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो नीचे कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, देखो ए से लेकर जे पॉइंट्स तक दिया गया है। उसके बाद आपको दिया गया है रिक्वायर्ड। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिक्वायर्ड पोर्शन रीड करते हैं। प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ एक्सेल लिमिटेड। ठीक है, कोई एक्सेल लिमिटेड है, उसका कैश बजट बनाना है। कितने पीरियड के लिए बनाना है, फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ 2014। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या होता है, जनवरी से लेकर जून तक आपको फर्स्ट हाफ के लिए आपको क्या बनाना है, बजट बनाना है। और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला है, ईयर ऑफ अज्यूमिंग दैट कॉस्ट वुड रिमेन अनचेंज। और आपको ये अज्यूम करना है कि जो भी कॉस्ट्स हैं वो कॉस्ट जो होंगे वो अनचेंज होंगे, रिमेन अनचेंज। ओके, तो आते हैं फटाफट से। हम क्या करेंगे, मैं जैसे ही पॉइंट्स रीड आउट करती जाऊंगी साथ ही साथ आपको वर्किंग्स भी दिखाते जाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले तो आपको बोला है, बिकॉज आपके दिमाग में फॉर्मेट ऑलरेडी होगा ही, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ
तो साथ साथ हम क्या करेंगे, तो साथ साथ हम अपना आंसर्स भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो देखो आपको आंसर्स में फॉर्मेट दिखता होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ओपनिंग बैलेंस, ये हमारा कैश बजट है जनवरी से जून से लेकर जनवरी से लेकर जून तक। तो देखो आपको पता है 6 मंथ्स के लिए बनाना है। सबसे पहले तो एक पर्टिकुलर कॉलम बनाओगे और साथ ही साथ आपको 6 वर्टिकल्स कॉलम बना देने हैं। एग्जाम में आपके पास बहुत टाइम कम रहता है, तो बहुत ही सारी जो चीज़ें आप कर रहे हो ना, तो बहुत स्पीड में आपका दिमाग की प्रोसेसिंग भी बहुत स्पीड में होनी चाहिए। ओके, तो आपने लिखा ओपनिंग, फिर रिसिप्ट्स आए आपके, रिसिप्ट्स टोटल रिसिप्ट्स आने के बाद ये देखो टोटल कैश अवेलेबल ए पॉइंट आ गया, फिर उसमें से हम लेस करेंगे सारे पेमेंट्स, तो ये हमारे सारे पेमेंट्स टोटल पेमेंट्स बी पॉइंट आ गया, तो ए माइनस बी रिसिप्ट्स माइनस बी किया तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल गया। ठीक है, तो अब और साथ ही साथ इन्होंने कुछ वर्किंग्स बनाई हुई है, जैसे कि सन्ड्री डेटर यानी कि क्रेडिट सेल की वर्किंग नोट्स बनाई हुई है, फिर बोरोइंग्स की बनाई हुई है, तो वो अकॉर्डिंगली हम देखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा आपको कि जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूँगी साथ ही साथ आपको एडजस्टमेंट्स भी दिखाती जाऊँगी। फिलहाल तो मैंने आपको क्या किया, फॉर्मेट बता दिया। फॉर्मेट हमारा सेम एज इट इज़ वैसा ही था, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स लेस पेमेंट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस। ओके, तो अब आता है सबसे पहली एडजस्टमेंट जो दी गई है, वो दी गई है रिलेटेड टू सेल्स। कहा गया है सेल्स आर बोथ, सेल्स क्या है हमारे बोथ है, क्रेडिट सेल्स भी है और साथ ही साथ फॉर कैश भी है, ऑन क्रेडिट एंड और फॉर कैश भी है। द लेटर बीइंग 1/3 ऑफ द फॉर्मर। अब उन्होंने क्या बोला है, लेटर बीइंग 1/3 ऑफ फॉर्मर, तो हमारा लेटर, यहाँ पर लेटर मतलब इन दोनों में से लेटर वर्ड कौन सा है, इन दोनों में से लेटर वर्ड ये है, यानी कि बाद में लिखा हुआ जो वर्ड है वो है कैश, यानी कि कैश सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो कैश सेल है हमारा, कैश सेल जो है ये क्या है, 1/3 है। 1/3 किसका, क्रेडिट सेल का। ना आप बोलोगे हमें तो क्रेडिट सेल भी क्वेश्चन में नहीं पता, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि क्रेडिट सेल को हम अज्यूम करते हैं अगर ये एक्स है तो हमारा कैश सेल कितना हो जाएगा, कैश सेल हो जाएगा 1/3 ऑफ एक्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, कैश सेल्स बीइंग 1/3 ऑफ फॉर्मर। 1/3 ऑफ फॉर्मर मतलब क्या, फॉर्मर ये है, लेटर ये है, तो ये जो लेटर है यानी कि कैश सेल्स है वो क्रेडिट सेल के 1/3 होगा। तो क्रेडिट सेल को हमने अगर एक्स अज्यूम किया तो हमारा ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट कैश सेल क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ एक्स, और इन दोनों को मिलाकर हमारा बनता है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स को हम 1 अज्यूम करते हैं, तो हमारा इक्वेशन देखो क्या बन गया, हमारा इक्वेशन क्या बन गया, 1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/3 ऑफ एक्स, बिकॉज दोनों को मिलाकर हमारा 1 आंसर आएगा। ओके, तो अब आपको अगर आप ये इक्वेशन सॉल्व करोगे तो इक्वेशन सॉल्व करने का जो आपको आंसर आएगा, तो इक्वेशन देखो यहाँ पर मैंने सॉल्व की हुई है, तो ये इक्वेशन सॉल्व करने पर मुझे जो आंसर आया, x आया मेरा 3/4। तो मैंने x किसको अज्यूम किया था, क्रेडिट सेल को। ठीक है, तो इट मीन्स जो भी आपको सेल्स की वैल्यूज दी गई होगी फोरकास्टेड, तो उसमें से आप क्या करोगे, जो भी आपको टोटल सेल्स दिया होगा उसमें अगर आप उसका 3/4 लोगे, 3/4 लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट सेल मिल जाएगा। ठीक है, क्रेडिट सेल मिल जाएगा, लेकिन आपको कैश सेल फाइंड आउट करना है, तो कैश सेल के लिए उन्होंने बोला है 1/3 ऑफ एक्स, तो मल्टीप्लाई बाय 1/3 किया तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 बचेगा। ठीक है, तो 1/4 हमारा कैश सेल हो जाएगा, तो हमारा जो टोटल सेल्स फोरकास्टेड होगा, टोटल सेल्स जो भी दिया होगा उसका आपको क्या लेना है, 1/3 लेना है। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं नेक्स्ट फिगर पर। ओके, तो ये आपको जैसे ही एडजस्टमेंट समझ गई ना, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में एक बार है ना थरोली देख लेना है। देखो ये डेटर के बारे में बता रहा है इंफॉर्मेशन, तो इट मीन्स ये भी सेल से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है। तो क्या कह रहा है हम ये भी पढ़ लेंगे। तो इन्होंने कहा है सेकेंड एडजस्टमेंट के अंदर इन्होंने कहा है कि रियलाइजेशन फ्रॉम द डेटर्स यानी कि क्रेडिट सेल की बात कर रहे हैं, आर 25% इन द मंथ ऑफ सेल्स
25% तो उसी मंथ में है जिस टाइम सेल हो रहा है, 60% इन द फॉलोइंग यानी कि उसके अगले मंथ में, 60% नेक्स्ट मंथ में हमें उसकी रिकवरी होगी, एंड बैलेंस बोला है इन द मंथ आफ्टर दैट, यानी कि इसके बाद वाले मंथ में हमारी बैलेंस रिकवरी होगी। तो बैलेंस रिकवरी हमारी कितनी बचती है, 60 + 25 करोगे तो 15% हमारा बचता है। तो 15% हमारे नेक्स्ट मंथ में बोला है रिकवरी होगी। तो क्रेडिट सेल हमारा 3 हिस्सों में 25% तो उसी टाइम रिकवर होगा, उसके फॉलोइंग मंथ में 16 एंड फॉलोइंग मंथ के नेक्स्ट मंथ में आपको 15% रिकवरी होगी। ओके, तो ये रही हमारे पहले तो टोटल सेल्स के बारे में हमने बात की कि उसको कैश सेल और क्रेडिट सेल में कैसे बाइफरकेट करेंगे। फिर हमने रियलाइजेशन की बात की कि किस तरीके से रियलाइज होगा, एंड साथ ही साथ अगर आप ये देखो आप मैं थरोली आपको बताती जा रही हूँ। ये तो कुछ अलग एडजस्टमेंट दी गई है, तो परचेसेस से रिलेटेड ये एडजस्टमेंट है, ये भी प्राइसिंग से रिलेटेड है, एंड ये आपको डिबेंचर कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर, एडवांस टैक्स या ऑफिस कॉस्ट की बात कर रहे हैं या ओपनिंग बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर रेंट पेएबल की बात कर रहे हैं। अब ये जे पॉइंट में सेल्स की बात कर रहे हैं, सेल्स फोरकास्ट फॉर द डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, तो आपको देखो कहाँ से मंथ स्टार्ट किए हैं, अक्टूबर से लेकर आपको नेक्स्ट जुलाई तक आपको सारी डिटेल दी गई है। लेकिन हमें बजट कौन से मंथ का बनाना है, जनवरी से लेकर जून तक। ठीक है, लेकिन आपको डेटा पिछले जनवरी से पिछले 3 महीनों का पहले का भी डेटा दे चुके हैं, और जून के 1 महीने बाद का भी डेटा दिया गया है। तो आपने टेबल्स वर्किंग नोट बनाते वक्त बहुत केयरफुली सोचना है। देखो उन्होंने क्या कहा था, जिस मंथ में आपका सेल हुआ है, क्रेडिट सेल हुआ है, उसी मंथ में आपका 25% रियलाइज होगा, उसके नेक्स्ट मंथ में 16% एंड उसके नेक्स्ट मंथ में 15%। इट मीन्स क्या हुआ, आपका जो क्रेडिट सेल है, क्रेडिट सेल जो नवंबर मंथ का है, नवंबर मंथ का जो क्रेडिट सेल होगा 25% तो नवंबर मंथ में रियलाइज होगा, 25% आपका 60% आपका रियलाइज होगा दिसंबर में, एंड 15% रियलाइज होगा आपका जनवरी मंथ में। और हमारा बजट कब से स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से। इसीलिए नवंबर मंथ का ये जो फिगर है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगी, बिकॉज हमें जो कैश रिसीव्ड रियलाइज होगी वो जनवरी मंथ में होगी। तो ये नवंबर मंथ में भले हमने सेल किया था, लेकिन ये वाली फिगर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो नवंबर का डेटा हमारे लिए रिलेवेंट बन गया। लेकिन अक्टूबर का डेटा हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज देखो अक्टूबर मंथ का क्यों रिलेवेंट नहीं है मेरे लिए, बिकॉज अक्टूबर मंथ उसी मंथ में मेरा 25% रियलाइज हुआ, फिर नवंबर में मेरा 65% एंड दिसंबर में 15%। ये तो दिसंबर तक के ही इंफॉर्मेशन थी, दिसंबर मंथ तक के तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे जो बजट बनाना है वो जनवरी से है, तो इसलिए अक्टूबर की कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड नहीं है। तो देखो जब आप वर्किंग नोट बनाओगे तो हम अब आते हैं हमारी पहली वर्किंग नोट जो कि रियलाइजेशन से रिलेटेड है। ओके, तो ये रियलाइजेशन रिसिप्ट ऑफ सन्ड्री डेटर, सबसे पहले तो उन्होंने मंथ जो पर्टिकुलर्स देखो स्टार्ट किया है, तो पर्टिकुलर्स नवंबर से लेकर जून, ठीक है, तो जनवरी से जून तक बनाना था, लेकिन हमने पिछले 2 मंथ्स की भी डिटेल्स ली। आपको पता है वो क्यों ली हमने, जो कि अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। ओके, साथ ही साथ उन्होंने लिखा हुआ है, तो देखो अब उन्होंने लिखा है क्रेडिट सेल्स। तो क्रेडिट सेल अभी अभी मैंने आपको बताया था कि आप 3/4 आपने निकाला था, एक्स आपका क्या था 3/4 ऑफ टोटल, 3/4 ऑफ किसका लिया आपने, टोटल का लिया। ठीक है, टोटल सेल्स का। तो आपको क्वेश्चन में देखो, आप अगर क्वेश्चन पर आओगे तो आपको क्वेश्चन में दिया गया है टोटल सेल्स, तो टोटल सेल्स की ये फिगर्स आपको दी गई है। तो ये टोटल सेल्स फोरकास्ट उन्होंने बोला है ना, तो ये मैं आपको एक बार फिगर्स दिखा देती हूँ। आप लोग नवंबर से लेकर 1,80,000, 2,00,000, 2,20,000, तो इसका आपको क्या करना है, हमें क्रेडिट सेल निकालना है, तो इसका आप 2/3 लोगे, तो 1,80,000 इंटू 2/3, 2,00,000 इंटू 2/3 करोगे तो 1,50,000 आएगा, फिर 2,20,000 इंटू 2/3 कर, सॉरी 2/3 नहीं 3/4, ओके सॉरी माय मिस्टेक, मैं 2/3 बोल रही थी, 3/4 आएगा। ठीक है, 3/4 हमारा क्रेडिट सेल आया था, एक्स हमने निकाला था 3/4। ओके,
तो 3/4 हमारा क्रेडिट सेल है, तो ये जितने भी टोटल सेल दिए गए हैं उसको हमें 3/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमको ये फिगर्स मिलेंगी। ठीक है, तो ये तब जाकर हमको फिगर्स मिलेंगी। अगर आप एक फिगर करना चाहो करके तो आप करके देख सकते हो। देखो यहाँ पर है नवंबर मंथ का 1,80,000, तो 1,80,000 इंटू 3/4 किया तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1,35,000। 1,80,000 इंटू 3/4 किया तो हमें ये फिगर मिल जाएगी। ओके, तो इसी तरीके से हमने सारे सेल्स का 3/4 लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, ये तो हमारा क्रेडिट सेल बन गया। लेकिन हमें क्रेडिट सेल से कोई मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है कि ये क्रेडिट सेल हमें रियलाइज कब होगा। ठीक है, तो कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, इसे हम क्या कहते हैं, डेटर्स, इनसे हमें कैश कब मिलेगा वो हमारे लिए रिलेवेंट है। तो तीन कॉलम्स में मैंने तीन वर्टिकल कॉलम्स में मैंने डिवाइड किया, 25% इन अ सेम मंथ, 60% इन अ नेक्स्ट मंथ एंड 15% इन अ थर्ड मंथ। ओके, तो सिंपली मैंने क्या किया है, हम क्या करेंगे, हमने अभी लेते वक्त देखो यहाँ पर जो टेबल बनाया था वो तो नवंबर से लेकर जनवरी तक, जून तक हमने बनाया, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ जनवरी से लेकर जून तक की ही बात कर रहे हैं। तो सिंपली उन्होंने क्या किया है, ये वाला जो डेटा है ये मुझे इसका दिसंबर मंथ में रियलाइज होगा, सेम मंथ में 25%, नेक्स्ट मंथ में 60%, दिसंबर मंथ में, और जनवरी में 15%। तो सिंपली मैं क्या करूँगी, मेरे लिए रिलेवेंट सिर्फ जनवरी मंथ है, तो 1,35,000 का अगर मैंने 15% किया तो मुझे फिगर मिलेगी 20,250। ओके, 20,250 मिलेगी। साथ ही साथ दिसंबर मंथ में खुद का रियलाइजेशन 25% होगा, उसके नेक्स्ट मंथ में जो रियलाइज होगा वो 60%। तो 1,50,000 का 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 60% किया तो आपको 90,000 आएगा। ये हमारा जनवरी मंथ है। ठीक है, तो ये 90,000 मुझे रियलाइज हुआ। अब आते हैं जनवरी मंथ के सेल्स की, तो जनवरी मंथ के सेल्स जो है 1,65,000, उसका 25% सेम मंथ में रियलाइज होगा। 25% सेम मंथ में, तो ये आया 25% हमारा सेम मंथ में। 1,60,000 का आपने क्या किया, 1,65,000 का 25% लिया और यहाँ पर आप उसका 60% लोगे और यहाँ 15% लोगे। फिर बात आती है नेक्स्ट मंथ की, यानी कि फेब मंथ की। तो फेब मंथ का आप अगर सेल्स देखोगे तो फेब मंथ का हमारा सेल्स, क्रेडिट सेल्स जो है वो है 1,05,000। तो 1,05,000 का 25%, ये है 75%, ये है 15%। एंड उसी तरीके से थर्ड मंथ हमारा है मार्च मंथ, तो मार्च मंथ में 1,20,000 है, तो ये हुआ हमारा, ये जैन मंथ था, ये फेब है, ये मार्च है। तो सेम मंथ में 25% रियलाइज हुआ, नेक्स्ट मंथ में 60% एंड उसके नेक्स्ट मंथ में 15% रियलाइज हुआ। ओके, तो इसी तरीके से इस मंथ का भी आप करोगे, इसी तरीके से आप सॉल्व करते जाओगे, बहुत ही ईजी है। इसका आप टोटल कॉलम बनाओगे तो आपको टोटल रियलाइजेशन पता चलेगा कि जनवरी में कितना रियलाइज है, फेब में कितना है, मार्च में कितना है। ठीक है, जून तक आपको ऐसे रियलाइजेशन जो मिल जाएंगे। तो आपका देखो फॉर्मेट, हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मेट है, तो उसमें हमने क्या लिखा, रिसिप्ट साइड में आपने लिखा सबसे पहले तो कैश सेल हम ऑलरेडी देख चुके थे, 1/4 आया था हमारा, 1/4% ऑफ टोटल सेल्स। ठीक है, 1/4% ऑफ टोटल सेल्स लेंगे। ओके, तो टोटल सेल्स का 1/4 आया, तो 1/4 ऑफ टोटल सेल्स आपने लिखा। जो भी आपको सेल्स क्वेश्चन में दी गई थी, सेल्स आपको जो भी क्वेश्चंस में दी गई थी, ये जो आपके सेल्स दी गई है, इसका आप क्या करोगे, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, कैश सेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको कैश सेल मिल गई। और साथ ही साथ आपने डेटर्स की वर्किंग नोट बनाई, यानी कि जो क्रेडिट सेल किया था उसका रियलाइजेशन भी आपने निकाला। वर्किंग नोट में टोटल कॉलम में ये फिगर्स निकाली थी, वो एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर। ओके, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आते हैं अब हमारी सेल्स की एडजस्टमेंट जो सबसे बड़ी एडजस्टमेंट होती है वो हो चुकी है। सी पॉइंट में आए तो वहाँ पर लिखा हुआ है, द कंपनी अडॉप्ट्स अ यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी ऑफ सेलिंग प्राइस बीइंग 25% ओवर कॉस्ट।
ठीक है, उन्होंने बोला है कंपनी जो अडॉप्ट करती है उसकी यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी है। प्राइसिंग पॉलिसी मतलब क्या कि प्राइस किस तरह से, प्राइस का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस की वो बात कर रहा है। तो उसकी सेलिंग प्राइस जो है, उसकी जो पॉलिसी है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि सेम है, हमेशा वो एक ही पॉलिसी फॉलो करता है। वो क्या है, सेलिंग प्राइस बीइंग 25% ओवर कॉस्ट। इट मीन्स आपकी जो भी कॉस्ट आती है उसमें वो 25% मार्कअप ऐड करता है और आपकी मिल जाएगी सेलिंग प्राइस। तो हमेशा वो इसी तरीके से करता है, कॉस्ट में 25% ऐड करेगा और उसको क्या मिल जाती है, सेलिंग प्राइस मिल जाती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है डी पॉइंट में, द बजटेड सेल्स ऑफ ईच मंथ, हर मंथ का आपको बजटेड सेल बोला है, बजटेड सेल फॉर ऑफ ईच मंथ आर परचेस्ड एंड पेड फॉर इन प्रीसीडिंग मंथ। देखो, सबसे पहले तो आपको लगेगा ये हमको सेल्स की एडजस्टमेंट दी गई है, लेकिन ये सेल्स की एडजस्टमेंट नहीं है, ये परचेस की एडजस्टमेंट है। वो क्या बोल रहे हैं, जो भी आप सेल करते हो वो हर मंथ का जितना भी आप सेल करते हो, ईच मंथ बोला है, वो हम कब परचेस करते हैं, परचेस करते हैं हम इन प्रेसिडिंग मंथ। यानी कि मैंने दिसंबर में परचेस किया, जो जनवरी में जो आपको सेल दिख रहा है, वो सेल की जो भी है वो हमने दिसंबर में यानी कि पिछले महीने ही बाय किया था। ठीक है, फेब मंथ में आप जो सेल कर रहे हो वो आपने जनवरी मंथ में ही बाय किया था। ओके, तो इट मीन्स अब वो परचेसेस की बात कर रहे हैं। ओके, तो परचेसेस की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला है, लेकिन हो सकता है कि वो परचेस क्रेडिट परचेस हो सकता है वो कैश परचेस हो। तो उन्होंने देखो वर्ड क्या यूज़ किया है, आर पेड इन अ सेम मंथ। प्रीसीडिंग मंथ में आपने बाय भी उसी वक्त किए होंगे, परचेस भी उसी मंथ में किया और साथ ही साथ आपने सेल भी उसी वक्त ही कर दिया। ठीक है, सेल भी आपने उसी वक्त ही, पेड भी उसी वक्त ही, पे उसी वक्त ही कर दिया। इट मीन्स सेम टाइम पर हमारा पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, जब हमें पैसा मिलता है तो उसके लिए हम रियलाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं, जब हम किसी को दे रहे हैं पैसा तो पेमेंट वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हुई हमारी परचेस की बात। लेकिन एक बात याद रखना, जो आपको सेल्स दिया गया है, सेल्स तो आपको प्रॉफिट मार्कअप ऐड करने के बाद, आपको सेल्स की फिगर दी गई है। ठीक है, लेकिन परचेज की वैल्यू जो हमने पेमेंट दिया है, आपको परचेज वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बिकॉज उन्होंने क्या बोला है, बजटेड सेल्स, जिस मंथ का हमने सेल किया उसके पिछले मंथ में हमने बाय किया था। लेकिन जब आप सेल कर रहे हो तो सेल्स वैल्यू का आप सेल्स वैल्यू जो है वही आपकी परचेस वैल्यू नहीं हो सकती, बिकॉज सेल्स वैल्यू में तो मार्कअप भी ऐड है, आपने 25% उसमें प्रॉफिट भी ऐड किया था। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, यानी कि आपको पेमेंट आपने जो की होगी वो परचेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सिंपल से हमारा फॉर्मूला क्या है, आपको पता है कि कॉस्ट पर आपको जो मार्कअप दिया गया है वो दिया गया है 25% ऑन कॉस्ट। तो जब हमें परसेंटेज जिसके ऊपर दिया जाता है उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, 100 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करो तो हमें सेल्स मिलता है। तो कॉस्ट को हमने 100 अज्यूम किया, उसमें ऐड हुआ हमारा 25% प्रॉफिट, तो हमारा सेल्स कितना हो गया, 125। तो अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑन सेल्स निकालना है, बिकॉज हमारे पास टोटल सेल्स की वैल्यूज़ दी गई है। अगर उसमें से हम प्रॉफिट लेस कर देंगे तो प्रॉफिट लेस करना है, तो मुझे प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो प्रॉफिट ऑन सेल्स का होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट ऑन सेल्स, तो ये मेरा 25% प्रॉफिट है, मुझे सेल्स पर कितना प्रॉफिट आएगा वो निकालना है। तो 25 डिवाइडेड बाय 125 करूँगी तो मुझे जो आएगा आंसर आएगा 20% आएगा। तो 20% ऑन सेल्स, 25% ओवर कॉस्ट, लेकिन मेरे पास तो कुछ कॉस्ट है ही नहीं। ठीक है, कॉस्ट तो मुझे पता ही नहीं, मुझे तो ये कॉस्ट उल्टा आइडेंटिफाई करना है। तो इस रेशो को मैं रिवर्स करूँगी, इट मीन्स ये कॉस्ट के ऊपर निकाला गया है, अगर मैं सेल्स के ऊपर निकालती हूँ तो मुझे वो 20% ओवर सेल्स मिलेगा, 20% ऑफ सेल्स भी बोल सकते हो। ओके, तो अब
जो भी सेल्स की फिगर्स तो आपको पता है यहाँ पर दी गई है हमको। अब आपको टोटल सेल्स लेना है, ठीक है, टोटल सेल्स की फिगर्स लेनी है और उसके प्रोसीडिंग मंथ में आप क्या करोगे। अब देखो जनवरी मंथ का हमारे पास डेटा दिया गया है। जनवरी मंथ का जो भी आपने सेल किया है वो आपने परचेस किया था दिसंबर मंथ में, देखिए दिसंबर मंथ में किया था, तो दिसंबर मंथ में परचेस किया था और तभी पे किया। तो ये जनवरी मंथ की डिटेल तो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है बिकॉज दिसंबर में उसका पेमेंट हो चुका था। तो दिसंबर की डिटेल्स तो हमें चाहिए नहीं, मुझे बजट कहाँ से बनाना है, जनवरी से लेकर जून तक। तो जनवरी की परचेस के लिए मुझे जनवरी की फिगर कोई रिलेवेंट नहीं है। अब आप अगर वर्किंग नोट देखोगे तो वर्किंग नोट अगर आप देखोगे तो आपको वर्किंग नोट दिखेगा कि वो वर्किंग नोट स्टार्ट होता है फेब्रुवरी मंथ से, ठीक है, फेब्रुवरी मंथ से स्टार्ट होगा आपका वर्किंग नोट। ओके, इन्होंने वर्किंग नोट नहीं बनाया है, डायरेक्टली उन्होंने परचेस की वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो यहाँ पर देखो ये परचेस की आपको वैल्यूज़ दिख रही होंगी। तो उन्होंने सिंपली क्या किया हुआ है, हमारा जो परचेस था, आप देखो हमारा परचेस कितना था, हमारा परचेस है फेब्रुवरी मंथ में हमने जो सेल किया है 1,40,000 सेल किया है। तो 1,40,000 ये सेल्स वैल्यू है, इसमें से मैं 20% लेस करूँगी तो मुझे कॉस्ट प्राइस यानी कि परचेस प्राइस मिल जाएगी। तो ये जो भी परचेस प्राइस आएगी वो मैंने फेब्रुवरी मंथ का सेल हमने जनवरी मंथ में क्या किया होगा, परचेस करके पे किया होगा। तो आप जनवरी मंथ में क्या लिखोगे, जनवरी मंथ में लिखोगे आप 1,40,000 माइनस 20%। आपको एक बार शो कर देती हूँ मैं, देखो यहाँ पर मैंने एक सारी कैलकुलेशंस की हुई है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट जो है हमने निकाला था, क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉफिट 25% ऑन अ कॉस्ट, लेकिन हमने 25% ऑन सेल्स निकाला। तो हमारे पास जो भी सेल्स दिए गए हैं, तो देखो मैंने परचेसेस आपको दिए गए थे, जो हमारा फेब्रुवरी मंथ सेल्स देखो यहाँ पर लिखा है, फेब्रुवरी मंथ का जो हमारा सेल्स था उसमें से 20% लेस किया तो मुझे कॉस्ट मिलेगी। और ये मैंने किस मंथ में पे किया है, जनवरी मंथ में। देखो फेब्रुवरी मंथ का सेल वो हमने परचेस किया था जनवरी मंथ में और जनवरी मंथ में सेल किया। उसी तरीके से अब आपका मार्च महीने का जो सेल्स है उसमें से आप 20% लेस करोगे एंड यहाँ पर अप्रैल मंथ का 20% लेस करोगे। एक बार आपको एडजस्टमेंट समझ आ गई ना तो आप इजीली लेस करते जाओगे और आपको फिगर्स मिलती जाएंगी। आई होप आपको समझ आया होगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, अब ये हमें परचेस की भी हमारी एडजस्टमेंट हो गई। तो ABCD हमारे 4 पॉइंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो क्या है, कंपनी हैज़ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स ऑफ ₹2 लाख ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी जब से हमारा बजट पीरियड स्टार्ट होता है तब हमारे पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितने के थे, 2 लाख के थे, विच कैरी इंटरेस्ट एट 15% पर एनम। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया गया है ना वो आपको पर एनम के लिए दिया गया है और ये जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं पेबल ऑन लास्ट डेट ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर मतलब कि एक क्वार्टर होता है 3 मंथ्स का, तो हम 3 महीने के अंदर हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस। ठीक है, कैलेंडर ईयर बेसिस से लेके इसका मतलब जनवरी फरवरी मार्च मंथ का मिलाकर आप मार्च मंथ में पेमेंट करते होंगे। ठीक है, तो मार्च मंथ में जब हम पेमेंट करेंगे ना तो हम क्या करेंगे, इतनी हमारी आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज 15%, लेकिन ये पूरे साल भर का है, मुझे तो एक क्वार्टर का इंटरेस्ट निकालना है यानी कि 3 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है, तो 3/12 करूँगी। तो देखो यहाँ पर वही कैलकुलेशन किया है मैंने। अगर आपको यहाँ दिख रहा होगा डिबेंचर्स इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट देखो आपको क्वार्टरली आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको मार्च मंथ में ये है हमारा मार्च मंथ, ये मार्च मंथ और जून मंथ में हमारा 3 महीने में पेमेंट हो रहा है। तो कैलकुलेशन देखो किस तरीके से की, 2 लाख आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी, उसका 15% इंटू 3/12। 3/12 क्यों किया, बिकॉज एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। तो 7500 मिला, यहाँ पर भी 7500 फिगर्स मिली। तो फिर हमने क्या किया, डिबेंचर इंटरेस्ट की भी हमारी एडजस्टमेंट हो गई। सो सिंपल एडजस्टमेंट। आगे आते हैं नेक्स्ट एफ पॉइंट। एफ पॉइंट में लिखा हुआ है द कंपनी हैज़ टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। कंपनी को क्या पे करनी है, लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 14-15। तो देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमें जो क्वेश्चन दिया गया था वो दिया गया है जनवरी से लेकर जून
2014 का हम बजट बना रहे हैं, वो भी जनवरी से लेकर जून तक। अब ये बात कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 14-15। असेसमेंट ईयर 14-15 जो है हमारा, असेसमेंट ईयर 14-15 जो है, तो अब वो बोल रहे हैं कि इसके लास्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट हम पे कर रहे हैं। लास्ट मंथ की इंस्टॉलमेंट कब पे होती है? मार्च मंथ में होती है। ये आपको समझ में आना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्टली वर्ड यूज़ नहीं किया कि हमने मार्च मंथ में पे किया है, उन्होंने बोला है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट, और लास्ट इंस्टॉलमेंट कब पे की जाती है? मार्च मंथ में, ठीक है। तो वो कितनी हमने पे की है? हैज़ टू पे लिखा हुआ है, कंपनी हैज़ टू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, वो है 54,000। तो हम ये यहाँ मान रहे हैं, भले ही यहाँ पर वर्डिंग्स हैज़ टू पे लिखा हुआ है, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि उन्होंने पेमेंट किया है, ठीक है। तो पेमेंट किया है तो 54,000। तो देखो एडवांस टैक्स, ये रहा एडवांस टैक्स, 54,000 मार्च मंथ के अंदर आपने लिखा है। देखो ये मार्च मंथ का आपका कॉलम है, ये मार्च मंथ का कॉलम है, 54,000 आपने अमाउंट लिखी। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ये भी बहुत सिंपल एडजस्टमेंट थी। आगे लिखा हुआ है एंटीसिपेटेड ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट आपको दिया गया है फॉर द 6 मंथ पीरियड, जनवरी से लेकर जून तक, 25,000 से लेकर 45,000 तक। तो सारी ऑफिस कॉस्ट ये पेमेंट साइड में, सारी चीज़ें हम पेमेंट साइड में लिख रहे हैं, बिकॉज ये सारे हमारे खर्चे हैं। तो देखो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंसेस आपको दिख रहे होंगे 25,000 से लेकर 45,000। तो ये सारी सीरीज हमने यहाँ पर लिख दी। ओके, तो ये एडजस्टमेंट भी हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है ओपनिंग कैश बैलेंस दिया गया है 10,000 इज मिनिमम कैश बैलेंस टू बी मेंटेन। आपको मिनिमम 10,000 का कैश बैलेंस तो रखना ही है। आगे बोला है डेफिसिट्स हैव टू बी मेट बाय बोरोइंग्स इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000 ऑन विच interest on monthly basis has to be paid on the first day of the subsequent month at 12% per annum and interest is payable for minimum period of 1 month। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि आपका मिनिमम बैलेंस, जो ओपनिंग जो बैलेंस है वो 10,000 का होना ही चाहिए। वो देखो वर्ड क्या यूज़ किया है, मिनिमम। इट मीन्स कि आपका 10,000 होना ही चाहिए। अगर 10,000 से ज़्यादा है तो खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा है 10,000 से अगर कम है तो आपको एटलीस्ट 10,000 के मल्टीपल्स में बोरोइंग करनी पड़ेगी। इट मीन्स कि सपोज मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस मान लो मेरा आ गया 800 का, तो 800 ये तो 10,000 से कम अमाउंट है। तो जब मैं बोरो करूँगी ना, तो बोरो करते वक्त मुझे 10,000 बोरो करने पड़ेंगे। याद रखना 10,000 के मल्टीपल्स में ही मैं बोरो करूँगी। या मान लो सपोज आपका जो बैलेंस आया, क्लोजिंग बैलेंस, वो 7,000 आ रहा है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है, मिनिमम बैलेंस जो मुझे मेंटेन करना है वो 10,000 करना है। तो 10,000, आप बोलोगे कि बैलेंसिंग फिगर 3,000 हम बोरो कर लेंगे, नहीं, बिकॉज उन्होंने वर्डिंग्स क्या यूज़ किया है, आप बोरो करोगे इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000। तो आपका भले ही बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस 7,000 का है, तो आप बैलेंसिंग फिगर यानी कि उसका बैलेंस मिनिमम 10,000 लाने के लिए आप बोलोगे कि सिर्फ 3,000 हम बोरो करेंगे, नहीं। उनकी पॉलिसी क्या है, आप जब भी बोरो करते हो तो इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000 बोरो करते हो, ठीक है। और ये जब भी आप बोरो करोगे ना, तो आपको उसके लिए इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और उसके लिए आपको जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो मंथली इंटरेस्ट आप पे करते हो। तो आपको ये जो रेट दिया गया है ना, रेट 12% दिया गया है, ये पूरा आपको पर एनम का दिया गया है। तो आपको नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर ऑफ मंथ्स, अगर आप, हमारा जो ये पेमेंट होता है इंटरेस्ट का, ये सब्सिक्वेंट मंथ में ही हम करते हैं, तो हर महीने में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर इस परसेंटेज को हम मंथली में कन्वर्ट कर देंगे। तो 12% पर एनम है, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ से करेंगे, 12 मंथ से करेंगे, तो 1% पर मंथ आएगा। इंटरेस्ट का रेट मंथली कितना है, 1%, ठीक है। तो 1% हमारा, हमें क्या करना है, इंटरेस्ट आ गया। तो पिछले महीने की 1 तारीख जो भी आएगी उस वक्त हम पेमेंट कर देंगे इंटरेस्ट का, ठीक है, पे इंटरेस्ट कर देंगे। ओके, तो और उन्होंने देखो यहाँ पर वही बोला हुआ है, इंटरेस्ट इज पेएबल मिनिमम पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर ही हम क्या कर देंगे, पे कर देंगे। इसका मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 महीने का ही आएगा।
ओके, तो इसके लिए भी मैं आपको क्या कर देती हूँ, वर्किंग नोट दिखाऊंगी, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, आई वाला पॉइंट भी हम कंप्लीट कर देते हैं। इससे हमारी सारी एडजस्टमेंट क्या हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी। यहाँ पर दिया गया है रेंट पेबल इज 12,000 पर मंथ, हर महीने, सॉरी 2,000 पर मंथ, हर महीने हम 2,000 रेंट पे करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपकी एडजस्टमेंट आएगी, रेंट आप क्या पे कर रहे हो, रेंट जो है आपका हर महीने आप रेंट पे कर रहे हो 2,000 का। ओके, तो देखो अब हमारी सारी एडजस्टमेंट हो गई है, रिसिट से लेकर कैश रिसिट, डेटर्स और बोरोइंग की एडजस्टमेंट हमारी बाकी है, ओपनिंग बैलेंस की भी बाकी है। साथ ही साथ हमने सारे पेमेंट्स हमने देख लिए, सिर्फ एक्सेप्ट एक को छोड़कर, वो क्या था, जो बोरोइंग से रिलेटेड इंटरेस्ट है उसका कॉलम फिलहाल आपने छोड़ दिया है, बिकॉज वहाँ उसके लिए हमें वर्किंग नोट करनी है। तो ये टेबल हमारा बन गया, ओपनिंग टोटल पेमेंट्स आ जाएंगे और टोटल आपको क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ओके, अब हम आते हैं हमारी वर्किंग नोट, ये हमारी दूसरी वर्किंग नोट बोरोइंग से रिलेटेड। तो डेफिसिट्स जब भी होंगे तो आप बोरो करोगे, तो आपने क्या किया है ना, इसके लिए भी आपने सेम फॉर्मेट ही यूज़ किया है, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स, तो टोटल कैश अवेलेबल आ जाएगा, लेस पेमेंट्स करेंगे तो बैलेंस आएगा। तो ये बैलेंस आपको चेक करना है, अगर 10,000 से कम आ रहा है तो उस केस में आप क्या करोगे, बोरो करोगे। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर रिसिप्ट्स लेते वक्त एक्सेप्ट बोरोइंग बोला है, ठीक है, बोरोइंग्स को छोड़कर यहाँ पर रिसिप्ट्स लेंगे, और यहाँ पर जो पेमेंट्स करेंगे ये इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स होंगे, ठीक है। यहाँ पर रिसिप्ट्स जो होंगे वो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स है, लेकिन जब यहाँ पर पेमेंट्स लोगे ना आप, वो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग को कंसिडर करने के बाद है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग को कंसिडर करने के बाद की पेमेंट्स है। यहाँ पर ही मिस्टेक होती है, देखो यहाँ पर मैं बोरोइंग्स को एक्सक्लूड क्यों किया है, बिकॉज हम बोरोइंग्स ही तो निकाल रहे हैं, मुझे बोरो कितना करना है वही तो मैं फिगर निकाल रही हूँ ना। देखो यहाँ पर मैं बोरोइंग्स ही तो निकाल रही हूँ ना, तो यहाँ पर मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग वर्ड आएगा। लेकिन ये जो पेमेंट, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट है, वो तो हम सब्सिक्वेंट मंथ में करेंगे। इस मंथ में देखो ये मैंने बोरो किया है, तो इसका इंटरेस्ट जो मैं पे करूँगी सब्सिक्वेंट मंथ में, तो वो उसको तो मैं कंसिडर करूँगी यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज मुझे फिगर पता है तो उसको तो मैं कंसिडर करूँगी। लेकिन यहाँ पर मुझे बोरोइंग्स उसी सेम मंथ की पता नहीं है, तो वो हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ओके, समझ आया आपको। तो आगे लिखा हुआ है एड मिनिमम बोरोइंग्स, मिनिमम कैश बोरोइंग्स, तो आपको क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। तो देखो ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया गया था 10,000, तो ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में 10,000 दिया गया है। अब ये आपने 2,06,500 ये कहाँ से लाया, ये आपने सिंपल फिगर यहाँ से उठाई, ये जो आपके टोटल ये जो आई थी आपकी रिसिप्ट्स बोरोइंग को छोड़कर, इसको आपने ऐड किया, तो ये जो आपकी सारी रिसिप्ट्स है ना, इन दोनों को ऐड करके आप अमाउंट्स लिख दोगे। ओके, तो इनको अमाउंट्स को ऐड करोगे तो आपको ये अमाउंट्स मिल जाएंगी। ओके, ओके, तो देखो ये सारी अमाउंट्स आपको क्या मिलेंगी, ये सारी अमाउंट्स आपको मिल जाएगी। ओके, उसके बाद आते हैं हमारी टोटल कैश अवेलेबल आपको 10,000 ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स करोगे तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका। उसके बाद आपने सारी पेमेंट्स की टोटल ले ली होगी, ये जो आपकी सारी पेमेंट्स की टोटल दी गई है, ये इन सारी पेमेंट्स की आप टोटल करोगे। देखो यहाँ पर ही हमने टोटल कर दी थी, हमने इसीलिए फॉर्मेट बनाते वक्त है ना आपको बहुत केयरफुल रहना है। देखो इंस्टीट्यूट को पहले ही आंसर पता था, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ही टोटल कैश अवेलेबल का कॉलम बना दिया था, और यहाँ पर भी टोटल पेमेंट्स का कॉलम ऑलरेडी बना दिया था। तो सिंपली उन्होंने क्या किया है, देखो हमारे टोटल जो पेमेंट्स है 1,39,000, तो सिंपली हमने क्या किया, यहाँ पर हमने वो फिगर उठा ली 1,39,000, फिर 1,50,000, 1,00,000, 2,23,000, 1,00,000 में ये पूरे सारी फिगर्स एज इट इज़ ये हमने क्या किया, यहाँ पर लिख ली, बोरोइंग्स को छोड़कर यहाँ पर सारी रिसिप्ट्स भी लिख ली। अब आपको क्या करना है, वन बाय वन, अब इसे सॉल्व करने के बाद ही आप आगे बढ़ सकते हो, बिकॉज आपको ओपनिंग कैश बैलेंस जनवरी मंथ का दिया गया है, फेब्रुवरी मार्च अप्रैल मंथ का नहीं दिया गया। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस साल की क्लोजिंग ही तो ऊपर जाकर ओपनिंग बनेगी ना। तो देखो आप है ना साइमल्टेनियसली क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इट मीन्स आपकी प्रोसेस इसी
प्रोसेस के थ्रू जाएगी। यहाँ का क्लोजिंग, इसके लिए ओपनिंग बनेगा, तो आपको वन बाय वन मंथ का सॉल्व करना पड़ेगा, एक एक महीने का सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपने क्या किया, सारे रिसिप्ट्स लिख लिए, सारे पेमेंट्स लिख लिए, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ईजी होता जाएगा। तो ओपनिंग लिखी आपने 10,000, उसमें ऐड बोरोइंग्स की, तो टोटल कैश अवेलेबल, उसमें से पेमेंट्स लेस की, तो आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आया है वो 77,500। तो ये बैलेंस हमारा 10,000 से अबव है। उन्होंने क्या बोला था, मिनिमम हमें कैश बैलेंस कितना मेंटेन करना है, 10,000 का, ठीक है। तो 10,000 का बैलेंस मेंटेन करना है, तो ये 10,000 से ज़्यादा ही है, तो हम कुछ भी बोरोइंग नहीं करेंगे। तो ये अमाउंट हमारी आ गई। ये अमाउंट बनेगी दूसरे महीने के लिए ओपनिंग, तो ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स किया लेस, हमने ये टोटल अवेलेबल कैश आ गई, उसमें से पेमेंट लेस किया, तो क्लोजिंग बैलेंस आया। ये क्लोजिंग बैलेंस भी 10,000 से ज़्यादा है, तो हमें कोई भी बोरोइंग करने की ज़रूरत नहीं। इसी फिगर को हम नेक्स्ट मंथ की ओपनिंग लेके आए, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स, टोटल कैश अवेलेबल लेस पेमेंट्स, तो हमें मिल गया क्लोजिंग बैलेंस। ये भी 10,000 से ऊपर है, तो नो बोरोइंग्स। आगे हमने नेक्स्ट मंथ के लिए ओपनिंग बन गया, वापस से क्या किया, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स, ओपनिंग प्लस रिसिप्ट्स लेस टोटल कैश अवेलेबल, लेस टोटल कैश अवेलेबल में से लेस पेमेंट करेंगे। पेमेंट लेस करने के बाद हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 875। तो ये 10,000 से कम है, ठीक है। तो अब क्या बोलोगे आप, हमें 10,000 तक लेकर आना है, तो आप कहोगे कि 10,000 तक हमें मिनिमम बैलेंस रखना है, तो हम 875 लेस करके यानी कि 9,125 बोरोइंग्स करेंगे। लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हो। उन्होंने क्या बोला था, जब भी आप बोरोइंग करोगे तो आप 10,000 के मल्टीपल्स में ही बोरो करोगे। तो इट मीन्स यहाँ पर मुझे कितना बोरो करना पड़ेगा, 10,000 ही बोरो करना पड़ेगा। ओके, तो 10,000 हमने बोरो किया, तो ये दोनों मिलाकर हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया, 10,875। तो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग आपकी बन गई 10,875, उसमें ऐड किया आपने रिसिप्ट्स, लेस किया आपने पेमेंट्स, तो आपको क्या मिल गई, क्लोजिंग बैलेंस। वापस से आपको जो क्लोजिंग बैलेंस मिला है वो 7,775 मिला है, जो कि आपका 10,000 से बैलेंस कम है। और मिनिमम आपको बोला था कि आपको मल्टीपल्स ऑफ 10,000, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि बैलेंसिंग हम 2,725 हम बोरो कर लेंगे तो हमारा इन दोनों को ऐड करके 10,000 हो जाएगा। नहीं, आपको जब भी आप बोरो करोगे तो आप रैंडम फिगर्स बोरो नहीं कर सकते, 3,000, 2,000, 5,000 नहीं कर सकते, आपको इन मल्टीपल्स ऑफ 10,000 ही करना पड़ेगा। तो 10,000 हमने बोरो किए, तो इन दोनों मिलाकर हमारा कैश बैलेंस इतना हो गया। तो इसी को नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, ओपनिंग बना लेंगे। ओपनिंग बनाकर उसी तरीके से ऐड रिसिप्ट्स किए, लेस पेमेंट्स करेंगे, तो हमें क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस मिला ये 10,000 से ज़्यादा है, तो नो नीड ऑफ बोरोइंग। तो देखो आपको 2 मंथ्स में ये जो बोरोइंग्स मिली है 10,000 ये कौन से मंथ्स में मिली है, एक तो अप्रैल मंथ में, दूसरा मई मंथ में। तो आपका जो मेन आंसर है, मेन आंसर में आप अगर देखोगे तो मई मंथ एंड अप्रैल मंथ, अप्रैल एंड मई मंथ में देखो, ये अप्रैल मंथ ये मई मंथ है, आपने इसमें बोरोइंग्स लिखी वर्किंग नोट 2, इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेस छोड़कर रखी थी, तो 10,000 लिखा आपने। अब इससे रिलेटेड इंटरेस्ट की भी एडजस्टमेंट देखेंगे। इसका जो इंटरेस्ट है, देखो इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स पेमेंट साइड आएगा, ये बोरोइंग्स तो हमारे लिए रिसिप्ट बन गई, लेकिन उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करेंगे वो हमारे लिए पेमेंट बन जाएगा। तो ये 10,000 है, 10,000 के ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे किया, हमने देखा कि 12% पर एनम इंटरेस्ट था, और हम इंटरेस्ट जो पे करते हैं वो मंथली पे करते हैं, तो मैंने 1 मंथ का ही रेट निकाल चुकी थी। तो सिंपली 10,000 इंटू 1% करेंगे तो 100 आएगा। अब दूसरी गलती, मेजर गलती क्या होती है, ये अब बात आती है इसके नेक्स्ट मंथ की। यहाँ पर भी हमने 10,000 बोरो किया था, तो नेक्स्ट मंथ में आप क्या करते हो, जल्दी जल्दी में आप 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1% करते हो, ये बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। देखो ये जो आपने बोरोइंग की थी, ये अभी तक आपने पे कहाँ की है, एक ऑलरेडी बोरोइंग मेरी 10,000 की हुई थी, साथ ही साथ और मैंने 10,000 बोरो कर लिए, इसका मतलब 20,000 मैंने बोरो किए हैं, उसके ऊपर 1% इंटरेस्ट लूँगी तो 200 इंटरेस्ट आएगा।
ये तो 200 इंटरेस्ट आया। मैक्सिमम चिल्ड्रन, सारे जो लोग गलती करते हैं वो यही करते हैं। हम क्या कर देते हैं, 10,000 का 1% लेंगे जल्दबाजी में और 100 यहाँ पर लिख देंगे, तो इससे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारा ये पूरा टेबल कंप्लीट होता है। इसको भी कंसिडर करने के बाद आपकी टोटल पेमेंट्स आ जाएगी, तो आप क्लोजिंग कैश बैलेंस निकाल सकते हो, तो आपका कैश बजट बन जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।